अध्याय 10 इन्वेस्टर और उसके सलाहकार। क्या आपको सहायता की आवश्यकता है? 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई निवेशकों ने अकेले चलने की राह को चुना। उन्होंने अपने स्वयं के अनुसंधान करके स्टॉक को एक ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से चुनकर ट्रेडिंग शुरू की। इन निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट के अनुसंधान, सलाह और व्यापार के महंगे बेसिक सिस्टम को दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने अपने डू इट योरसेल्फर्स निर्णय के कारण जो स्वतंत्रता पाई थी, बाजार की सबसे बड़ी मंदी के समय में ग्रेट डिप्रेशन ने अंत में महसूस करवा दिया कि वे इस डू इट योरसेल्फर्स निर्णय के कारण मूर्ख बन गए थे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच ही है। जो लोग एक पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर को अपने निवेश का हर निर्णय सौंपते हैं, वे भी तो पैसे खो देते हैं। कई निवेशक एक अच्छे वित्तीय सलाहकार द्वारा अनुभव के आधार पर दिए गए निर्णय और सेकंड ओपिनियन को काफी सहज ले लेते हैं, जबकि कुछ निवेशकों को यह दिखाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है कि उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने निवेश पर कितनी दर अर्जित करनी है या इसके लिए कितना अतिरिक्त धन बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है इन दूसरों को तब फायदा मिलता हो या लाभ हो रहा हो और आपके निवेश नीचे जा रहे हो। इस तरह आप आत्मनिर्भरता के दर्द को अनुभव करने के बजाय आपको किसी ऐसे व्यक्ति के निवेशों की जांच करनी चाहिए जो आमतौर पर अपने निवेश में बुरे समय में भी लाभ अर्जित करता हो। वही आपको उस समय प्रोत्साहित कर सकता है। यह कार्य आपको उस समय मनोवैज्ञानिक तौर पर सक्षम बनाता है जब आपको लगातार निवेश करने की आवश्यकता होती है और जब अन्य निवेशकों के सफल होने से आपका दिल बैठने लगता है। इस तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, और हां, इसे प्रबंधित करने में पेशेवरों की मदद मांगने में कभी भी शर्म महसूस न करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी की सहायता की जरूरत है? इसके यहां कुछ संकेत दिए गए हैं। बड़ा नुकसान यदि आपके पोर्टफोलियो ने साल 2000 की शुरुआत से 2002 के अंत तक अपने मूल्य का 40% से अधिक खो दिया है, तो आपने शेयर बाजार के निराशाजनक प्रदर्शन से भी बदतर प्रदर्शन किया। इसमें यह शायद ही मायने रखता है कि क्या आपने इसे आलसी, लापरवाह या सिर्फ अशुभ होने के कारण गंवा दिया। इतने बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टफोलियो मदद के लिए रो रहा होगा। बजट की बुरी हालत। अगर आप हर महीने पूरे साल अपने बजट की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सब पैसा जाता कहां है और आपके लिए नियमित व समय पर बचत करना असंभव हो जाता है, आप समय पर अपने बिलों का भुगतान करने में असफल रहते हैं, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बजट आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है। इसे समय में एक सफल सलाहकार आपको एक व्यापक वित्तीय योजना तैयार करके आपकी अपने पैसे पर पकड़ बनाने में मदद कर सकता है, जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, कितना उधार लेना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए। बेतरतीब यानी उल्टा पुल्टा पोर्टफोलियो। 1990 के दशक के अंत में बहुत से निवेशकों ने सोचा कि उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि उनके पास 39 अलग अलग इंटरनेट स्टॉक या 7 अलग अलग अमेरिकी ग्रोथ स्टॉक फंड थे। इसे इस तरह देखें कि यदि आपकी सभी होल्डिंग्स एक साथ ऊपर और नीचे जाती हैं, तब आपके पास इन्वेस्टिंग हार्मनी का अभाव है, जो सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन लाता है। इस परिस्थिति में आपकी केवल एक प्रोफेशनल इश्यू एलोकेशन प्लान ही मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन। यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपनी सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, या आपके वृद्ध माता पिता के पास टाइम इज मनी, उनके खर्च का भी कोई करम नहीं है, या आपके बच्चों का कॉलेज भी आपके लिए अनअफोर्डेबल है, इस मामले में एक सलाहकार न केवल आपको मन की शांति प्रदान कर सकता है, बल्कि आपको आपके जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार करने में भी मदद करेगा। और इससे भी आगे एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप कर कानूनों और सेवानिवृत्ति नियमों की जटिलता से लाभान्वित भी हों। भरोसा करें, फिर वेरीफाई करें। याद रखें कि वित्तीय जालसाज आपको उन पर भरोसा करने और आपको उनकी जांच करने वाली बात करने से रोकते हैं। इससे पहले कि आप अपने वित्तीय भविष्य को एक सलाहकार के हवाले करें, आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो न केवल आपको सहज बनाता हो, बल्कि जिसकी ईमानदारी भी ठेस से परे हो। जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते थे, विश्वास करो और फिर वेरीफाई करो। उन लोगों के बारे में सोचकर शुरू करें जिन्हें आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आप जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। फिर पूछें कि क्या वे आपको किसी ऐसे सलाहकार के पास भेज सकते हैं जिस पर उन्हें भरोसा है और जिसे वे महसूस करते हैं उसकी फीस का अच्छा मूल्य मिलेगा। आप जिस किसी पर विश्वास करने वाले हैं, उसके बारे में किसी अपने अच्छे जानकार से विश्वास मत प्राप्त करना एक अच्छी शुरुआत है। एक बार आपके पास सलाहकार और उसकी फर्म का नाम,
बसी को सत्य की किसी भी साथ ही साथ उसकी विशेषता, जैसे कि क्या वह स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल प्लानर, अकाउंटेंट या इंश्योरेंस एजेंट है। जब यह बेसिक जानकारी आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में और ज्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे गूगल जैसे इंटरनेट सर्च इंजन में सलाहकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च करें। यह सब यह देखने के लिए कि गूगल पर उसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है, जैसे ठीक है, कोई शिकायत, कोई मुकदमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन जैसे शब्द आदि। यदि सलाहकार एक स्टॉक ब्रोकर या बीमा एजेंट है तो संबंधित बीमा कंपनी से यह पूछताछ करें कि क्या सलाहकार के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या ग्राहक शिकायत दर्ज की गई है। यदि आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करता है, तो आपके राज्य का लेखा नियामक आपको बताएंगे कि उसका रिकॉर्ड साफ है या नहीं। वित्तीय योजनाकारों या उनकी फर्मों को जिस स्थान पर उनकी प्रैक्टिस हो, वहां के राज्य में प्रतिभूति और विनिमय आयोग या प्रतिभूति नियामकों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जानकारी अपने राज्य प्रतिभूति नियामक की वेबसाइट पर आप देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उनके डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पेजेस पर विशेष ध्यान दें, जहां पर सलाहकार को नियामकों द्वारा किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का खुलासा करना होता है। अतः आपको अपने वित्तीय योजनाकार के सभी रिकॉर्ड को भली भांति स्टडी करना एक अच्छा विचार है। मैं तुम्हें जान रहा हूं। एक प्रमुख फाइनेंशियल प्लानिंग न्यूज़लेटर ने हाल ही में दर्जनों सलाहकारों से बात करके उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर यह बताया कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानर चुनने के लिए उसे कैसे साक्षात्कार करना चाहिए। एक सलाहकार की स्क्रीनिंग करने में आपके निम्न लक्ष्य होने चाहिए। निर्धारित करें कि वह ग्राहकों की मदद करने की परवाह करता है या बस केवल बेचने के लिए ही जाता है। यह स्पष्ट करें कि क्या वह निवेश के मूल सिद्धांतों को समझता है जो कि इस पुस्तक में उल्लिखित हैं। आकलन करें कि क्या वह आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है। आगे कुछ प्रश्न बताए गए हैं जो प्रमुख वित्तीय योजनाकारों ने किसी भी संभावित ग्राहक से पूछने की सिफारिश की है। आप इस व्यवसाय में क्यों हैं? आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अपने अलार्म बंद करने के अलावा आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आपका निवेश दर्शन क्या है? क्या आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड का उपयोग करते हैं? क्या आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं? क्या आप बाजार समय का उपयोग करते हैं? क्या आप पूरी तरह से संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या क्या आप करों, संपत्ति और सेवानिवृत्ति योजना, बजट और अरण प्रबंधन और बीमा पर भी सलाह देते? आपकी शिक्षा, अनुभव और साख आपको किस प्रकार की वित्तीय सलाह देने के योग्य बनाते हैं? आपके ग्राहकों को आमतौर पर क्या जरूरत है? आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मेरी प्रगति को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या आप एक चेकलिस्ट देते हैं जिसका उपयोग मैं हमारे द्वारा विकसित किसी भी वित्तीय योजना का ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए कर सकता हूं? आप निवेश कैसे चुनते हैं? क्या निवेश दृष्टिकोण आपको लगता है कि सबसे सफल है, और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है? जब कोई निवेश पूरे वर्ष के लिए खराब प्रदर्शन करता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप निवेश की सिफारिश करते समय किसी तीसरे पक्ष से मुआवजे के किसी भी रूप को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, या अगर नहीं करते तो क्यों नहीं? किन परिस्थितियों में? आप क्या अनुमान लगाते हैं कि मैं आपकी सेवाओं के लिए पहले साल कितनी फीस का भुगतान करूंगा? क्या समय के साथ इस फीस को कम या ज्यादा करना होगा? आपके पास कितने ग्राहक हैं और आप उनसे कितनी बार संवाद करते हैं? एक ग्राहक के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आपके पसंदीदा ग्राहक की क्या विशेषताएं होती हैं? आपके पास एक ग्राहक के साथ सबसे खराब अनुभव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया? क्या निर्धारित करता है कि कोई ग्राहक आपसे या आपके सहायक कर्मचारियों से बात करता है? ग्राहक कब तक आपके साथ रहते हैं? क्या मैं एक अकाउंट डिटेल की कॉपी देख सकता हूं? क्या आप खुद को आर्थिक रूप से सफल मानते हैं? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे निवेश पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न संभव है? क्या आप मुझे अपने रिज्यूम, अपने फॉर्म और कम से कम 3 रेफरेंस दे सकते हैं? क्या कभी आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है? आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया, उसने ऐसा क्यों किया? अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से मुकाबला। अंत में ध्यान रखें कि महान वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते हैं। अक्सर सर्वश्रेष्ठ के पास पहले से ही उतने ग्राहक होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं, और हां, एक अच्छे निवेशक की तरह लगने पर ही वे आपका काम करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए वे आपसे कुछ कठिन प्रश्न भी पूछेंगे जो इस तरह के हो सकते हैं।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? अन्य सलाहकारों से डील करने में आपकी सबसे बड़ी निराशा क्या रही है? क्या आपका कोई बजट है? क्या आप अपने मतलब तक ही सीमित रहते हैं? प्रत्येक वर्ष आप अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं? जब हम अब से 1 वर्ष पीछे देखते हैं तो आपको आपकी प्रगति से खुश होने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता होगी? आप संघर्ष या असहमति को कैसे संभालते हैं? साल 2000 में शुरू हुए बेयर बाजार के लिए भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? आपके सबसे खराब वित्तीय डर क्या है? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय उम्मीदें क्या है? आप अपने निवेश पर कितनी वापसी दर को उचित मानते हैं? जब एक सलाहकार आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता है और आप में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाता है, तब आपको सहजता से यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए आप एक अच्छा फिट नहीं है। इन सबके ऊपर आपको अपने सलाहकार पर भरोसा करना चाहिए ताकि आप उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए अनुमति दे सकें। टिप्पणीकार निक मरे ने कहा है कि आप एक सलाहकार को पैसे का प्रबंधन करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने आप को प्रबंधित करने के लिए नियुक्त करते हैं। वित्तीय नियोजन विश्लेषक रॉबर्ट वेस कहते हैं, अगर सलाहकार आपके और आपके सबसे खराब आवेग की प्रवृत्ति के बीच रक्षा की एक पंक्ति है, तो उसके पास ऐसी प्रणालियां होनी चाहिए जो आप दोनों को नियंत्रित करने में मदद करें। उन प्रणालियों में से कुछ ये है। एक व्यापक वित्तीय योजना जो यह बताती है कि आप अपने पैसे कैसे कमाएंगे, बचाएंगे, खर्च करेंगे, उधार लेंगे और निवेश करेंगे। निवेश करने के लिए आपके मौलिक दृष्टिकोण को दिशा देने वाली विनिवेश नीति वक्तव्य। एसेट आवंटन योजना जो यह बताती है कि विभिन्न निवेश श्रेणियों में आप कितना पैसा रखेंगे। ये सभी ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर अच्छे वित्तीय निर्णय स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें परस्पर आप और सलाहकार द्वारा बजाय एकतरफा लागू किए इन्हें बनाया जाना चाहिए। आपको तब तक $1 भी निवेश नहीं करना चाहिए या इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक आप संतुष्ट नहीं होते कि यही वह नींव है जिस पर आप अपना निर्माण करना चाहते हैं।